हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ गणेश राणा कोटी। हमने फ़िज़िक्स का पैकेज बनाया है उन बच्चों के लिए जो 12th में हैं और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और ये 3rd चैप्टर का 15th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं 14th क्वेश्चन 3.14 3.13 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं, वो एडिशनल एक्सरसाइज से पहले के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें हम 14th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है द अर्थ्स सरफेस हैज़ अ नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 10⁻⁹ कूलम कूलम पर मीटर स्क्वायर। मतलब बोल रहा है कि अर्थ का सरफेस है, अर्थ का सरफेस ऐसे मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि अर्थ है, इसके ऊपर उसने बोल रहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है, नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर फैला हुआ है। ठीक है, ऐसा उसने मान लिया, एज्यूम कर लिया। ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन उसने मान लो थोड़ा एज्यूम कर लिया। कहीं कहीं पे चार्ज होता है, कहीं कहीं पे न्यूट्रल होता है, तो मतलब चार्ज आता जाता रहता है। अर्थ के ऊपर हमने पढ़ा है कि अर्थ एज अ कंडक्टर, ऐसा कंडक्टर है जिसके ऊपर कोई मतलब वो कितना भी चार्ज ले सकता है और कितना भी चार्ज दे सकता है। तो एक्चुअली वो कहीं से अगर चार्ज लेता है तो कहीं से दे भी देता है। ठीक है, तो नेट चार्ज उसके ऊपर ज़ीरो ही रहता है। लेकिन मान लो किसी सिचुएशन में ऐसा हो जाए कि थोड़ी देर के लिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ भी गया, तो इसमें उसने एज्यूम किया है कि हमें एज्यूम करना पड़ेगा कंडक्टर है तो उस पूरे सरफेस पे फैल जाएगा। ठीक है, तो उसमें उसका सिग्मा दे रखा, उसने सिग्मा दिया हुआ है 10⁻⁹ कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये सिग्मा दे दिया। ठीक है, अब बोल रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 400 किलो वोल्ट बिटवीन द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द सरफेस results due to the low conductivity of the lower atmosphere in a current of only 1800 एम्पेयर। मतलब बोल रहा है कि ऐसा होता है कि यहाँ का कुछ पोटेंशियल होगा सरफेस का, ठीक है, और एटमॉस्फेयर जहाँ तक जा रहा है, एटमॉस्फेयर फैला हुआ है ना हमारा, मान लो एटमॉस्फेयर यहाँ कहीं तक फैला हुआ है, एटमॉस्फेयर है ये, एक मिनट, ये मान लेते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर है। ठीक है यार, ऐसा मान लो ये एटमॉस्फेयर मान लेते हैं कि यहाँ तक फैला हुआ। तो बोल रहा है कि अर्थ और एटमॉस्फेयर का जो टॉप है उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इतना दे रखा है 400 किलो वोल्ट। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो होने लग जाता है, तो चार्ज का फ्लो होने लग जाएगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो फिर करंट फ्लो हो जाता है। वो ये बोल रहा है कि कितना करंट फ्लो होता है, 1800 एम्पेयर। तो करंट भी दे रखा उसने, 1800 एम्पेयर का करंट फ्लो करेगा। ठीक है, ओवर द एंटायर ग्लोब, मतलब पूरे सरफेस, पूरे अर्थ के सरफेस से चार्ज भागना शुरू कर देगा, तो इतना करंट आएगा उसके ऊपर। ठीक है, ये उसने बोला है। और बोल रहा है कि इफ देयर वर नो मैकेनिज्म ऑफ सस्टेनिंग एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक फील्ड हाउ मच टाइम वुड बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द अर्थ सरफेस। मतलब वो बोल रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सस्टेन नहीं हो पाती, मतलब चार्ज फ्लो होता रहता है, मतलब चार्ज ही फ्लो होता रहेगा, तो फिर जब चार्ज पूरा फ्लो हो जाएगा, ये सारा चार्ज खत्म हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बचेगी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी खत्म हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आती है, जब चार्जेस होते हैं बॉडीज़ के ऊपर तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाती है। जब इसके ऊपर चार्ज ही नहीं बचेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बचेगी नहीं ना। तो ये बोल रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सस्टेन नहीं हो पाती, मतलब वो धीरे धीरे खत्म ही हो जाती है। धीरे धीरे खत्म होने का क्या मतलब हुआ, ये जो चार्ज है ये भी खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो ये खत्म, वो बोल रहा है कि ऐसा हो जाएगा। तो वो पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा ये पूरा चार्ज खत्म होने में। ठीक है, तो वो, और ब्रैकेट में उसने कुछ दे रखा है, दिस नेवर हैपन्स इन प्रैक्टिस। बोल रहा है कि ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, बिकॉज देयर इज़ अ मैकेनिज्म टू रिप्लेनिश इलेक्ट्रिक चार्जेस। मतलब ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज है तो ये खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा कहीं से आ जाएगा। जैसे कि आंधी तूफान चलते हैं, उस वजह से चार्जेस ऊपर से नीचे भागते हैं, नीचे से ऊपर, पूरा
प्रोसेस चलता रहता है, कहीं से ऊपर से नीचे आ रहे हैं, कहीं से नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो ये सब चलता रहता है अर्थ में, ठीक है। ये चीज़ एक्चुअल में होती नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ रहती है और चार्जेस भी कुछ ना कुछ रहते हैं, कहीं कहीं पे रहते हैं, कहीं पे पॉजिटिव रहते हैं, कहीं पे नेगेटिव रहते हैं, तो ये सब रहता है, ठीक है। अब वही बोल रहा है वो, नेमली द कंटिन्यूअल थंडरस्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। कहीं पे बिजली कड़कती है, कहीं पे तूफान आ रहा है, ऐसा सब चलता रहता है, ठीक। और रेडियस भी दे रखा है उसने, रेडियस ऑफ अर्थ 6.37 इंटू 10⁶ मीटर, तो रेडियस दे रखा है, इसका भी यूज़ करेंगे। अब देखो ये बोल रहा है कितना टाइम लगेगा ये सारा चार्ज खत्म होने में। अब सारा चार्ज पहले निकाल लेते हैं, चार्ज है कितना, मान लेते हैं कि इसके ऊपर चार्ज क्यों है। हमें पता है कि जो चार्ज होता है सिग्मा, क्या होता है एक्चुअली, सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, क्योंकि जो भी कंडक्टर के ऊपर जैसे ही फैला होगा ये अर्थ के ऊपर, ये तो सरफेस पे फैला होगा ना, तो वही सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है और वो सिग्मा होता कितना है, चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया। तो सिग्मा दे रखा है 10⁹9। एक मिनट पहले इसको हम लिख लेते हैं। एरिया कितना है इसका, सरफेस का, अर्थ के सरफेस का एरिया 4πr² ये होता है, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यू डाल देंगे तो क्यू आ जाएगा हमारा। क्यू कितना आ जाएगा, सिग्मा कितना है 10⁻⁹ 4 इंटू पाई इंटू आर कितना है 6.37 इंटू 10⁶ का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक। तो अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, Q की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5.1 इंटू 10⁵ कूलम, ये हमारा चार्ज आ गया। अब हमें ये दिया हुआ है कि ये 1800 करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो फिर हमें पता है कि जो करंट होता है वो कितना होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे, चार्ज अपॉन करंट, ठीक। मतलब धीरे धीरे, क्या उसने यही बोला है कि ये चार्ज ऊपर भाग रहा है, फ्लो कर रहा है, तो फ्लो करेगा या ऊपर जा रहा होगा या पॉजिटिव चार्ज नीचे आ रहा होगा, जो भी हो रहा होगा, न्यूट्रलाइज हो रहा है। मान लो पॉजिटिव चार्ज नीचे आ रहा है, मतलब बिजली कड़क रही है, ऐसा ही होता है ना। पॉजिटिव चार्ज नीचे आ रहा है तो धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव से मिलेगा तो न्यूट्रलाइज होना शुरू कर देगा, नेगेटिव चार्ज कम होना शुरू हो जाएगा, तो वो जब खत्म होगा वो टाइम निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो बोल रहा है 1800 जो करंट है वो फ्लो करता जा रहा है जब तक ये सारा चार्ज खत्म नहीं हो जाता, ठीक। तो वही है, हम उसको निकाल लेते हैं, टाइम निकाल लेंगे। तो टाइम कितना आ जाएगा, 5.1 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 1800, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 283 सेकेंड्स। तो 283 सेकेंड्स में सारा चार्ज खत्म हो जाएगा। तो ये हमने टाइम निकाल दिया। यही पूछा था उसमें कि कितना टाइम लगेगा न्यूट्रलाइज होने में, तो इतना टाइम लगेगा 283 सेकेंड्स पूरा चार्ज खत्म होने में, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 15th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दो पार्ट्स हैं, ए और बी। ए पार्ट देख लेते हैं पहले। इसमें बोल रहा है 6 लेड एसिड टाइप ऑफ सेकेंडरी सेल्स ईच ऑफ EMF 2.0 वोल्ट and internal resistance 0.015 ohm are joined in series to provide a supply to a resistance of 8.5 ohm. What are the current drawn from the supply and its terminal voltage? मतलब ये बोल रहा है कि 6 लेड एसिड टाइप ऑफ सेकेंडरी सेल है। 6 सेल हैं, ऐसे समझ लो, 6 हमारे पास सेल हैं। उनको क्या किया हमने, हर एक सेल का EMF कितना है, हर एक सेल का EMF 2 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका 0.015 ओम, ठीक है। और उन सब सेल्स को, जितने भी 6 सेल हैं, सबको सीरीज में जोड़ दिया। तो ऐसे जोड़ दिया, मतलब देखो यही हमने पढ़ रखा है, ऐसे सीरीज में जोड़ते हैं। तो ऐसे ये सारे 6 सेल लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। और उसको बोल रहा है कि आर जॉइंड इन सीरीज टू प्रोवाइड सप्लाई। तो सप्लाई बना दी, मतलब ये एक सप्लाई, मतलब इस पूरे को हम एक बैटरी बोल सकते हैं। जब हम सेल
एक साथ जोड़ देते हैं तो उसको हम बैटरी का नाम दे देते हैं। और बोल रहा है कि इस सप्लाई को हमने एक रेजिस्टेंस से जोड़ दिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 8.5 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक। तो ये वाली चीज़ है। इसको उसने फिर क्या बोला है, व्हाट आर द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई एंड इट्स टर्मिनल वोल्टेज, मतलब इसमें से कितना करंट ड्रॉ होगा, सप्लाई में से कितना करंट बाहर आएगा, मतलब ये आई ले लेते हैं, आई करंट बाहर आएगा। तो अब कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे सीरीज में लगा रखा है तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट वाले बना लेते हैं। क्या होगा इक्विवेलेंट, 8.5 ओम, तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और सारे के सारे जितने भी सेल है सीरीज में जुड़े हुए, सीरीज में जुड़े हुए, तो उसका हमने पढ़ रखा है कि क्या होता है फॉर्मूला इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने का, ये हो जाएगा, सबको ऐड कर दो सीधा सीधा, तो ये 6E हो जाएगा। तो क्योंकि 6 सेल है और सबकी डायरेक्शन सेम है, ऐसा तो कुछ नहीं बोला कौन सा ऑपोजिट जोड़ा क्या जोड़ा, बस सीरीज में जोड़ दिया। मतलब अगर हम कुछ सेल को सीरीज में जोड़ते हैं और उसने कुछ नहीं बोल रखा तो हमें मानेंगे कि सबका जो डायरेक्शन है वो एक ही तरफ है, ठीक है, तो सबको साथ में जोड़ देंगे। ऑपोजिट कोई नहीं लगा रखा, ऑपोजिट लगाता, अगर ऑपोजिट लगा होता तो ये बता देता क्वेश्चन में। और जो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है ये भी ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 6R, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ओम्स लॉ लगा लेते हैं, 6E V इक्वल टू IR, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 6R प्लस 8.5, ठीक। 6E इक्वल टू 6R प्लस 8.5 इंटू आई, इसमें आई करंट मान लेते हैं, ठीक है ना। अब वही तो सेम करंट रहेगा ना जो इसमें माना हमने, इसका इक्विवेलेंट सर्किट में भी सेम करंट रहेगा। तो अब यहाँ से आई निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 6E की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, अपॉन 6 इंटू R, तो R है 0.015, तो 6 इंटू 0.015 प्लस 8.5, ठीक है। तो I की वैल्यू कितनी आएगी 12 अपॉन, ये हो जाएगा 15 इंटू 6 0.09 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 8.5, ये हो जाएगा 12 अपॉन 8.59 और हमारा ये करंट आ जाएगा 1.4 एम्पियर, ठीक है। तो करंट आ गया हमारा, इतना करंट ड्रॉ होगा, मतलब सप्लाई में से बाहर आएगा इतना करंट 1.4 एम्पियर। और उसने पूछा है कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी, मतलब सप्लाई ये पूरी है, ये है पूरी सप्लाई, ठीक है, इससे इसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज, मतलब ये जो हमने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है, इक्विवेलेंट सेल, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी निकाल लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे जो है ये करंट बाहर निकल रहा है ना सप्लाई से, इसका मतलब सप्लाई में डिस्चार्जिंग हो रही है, ठीक है। तो इस सप्लाई से डिस्चार्जिंग हो रही है, डिस्चार्जिंग सर्किट है ये। तो उसके केस में हमने पढ़ा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द सेल और अक्रॉस द बैटरी जो भी होता है वो होता है E माइनस IR। अब E यहाँ पे तो 6E है और R यहाँ पे 6R है, तो हम बोल सकते हैं कि जो सप्लाई वोल्टेज, जो टर्मिनल वोल्टेज है अक्रॉस द सप्लाई, V इक्वल टू 6E माइनस I इंटू 6R, ठीक है। तो अब ये निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, 6E कितना है 12 है, ठीक, माइनस I कितना है 1.4 इंटू 6 इंटू R की वैल्यू कितनी है 0.015, ठीक है। तो अब ये हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 11.9 वोल्ट। तो ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज आ गया सप्लाई के अक्रॉस, जो जिसकी वैल्यू होगी 11.9 वोल्ट, ठीक है। तो पहला पार्ट तो हो गया हमारा, ये A पार्ट नाम दे देते हैं इसको। अब इसमें B पार्ट पढ़ लेते हैं। बोल रहा है कि अ सेकेंडरी सेल आफ्टर लॉन्ग यूज हैज़ एन EMF ऑफ 1.9 वोल्ट, ठीक है, एंड अ लार्ज internal resistance of 380 ohm. What maximum current can be drawn from the cell? Could the cell drive the starting motor of a car? तो ये तो हम पहले ये देख लेते हैं कि इसमें एक बोल रहा है, एक सेल है जिसका EMF 1.9 है और उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है 380 ओम, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए उसने बोला लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा हुआ ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। आमतौर पे ये इतना होता है, देखो यहाँ पे जैसे इसका EMF है 2 वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.015, तो आमतौर पे ये होता है, इतना कम होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा दे रखा है
तो बोल रहा है कि व्हाट मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो इसको कर लेते हैं। तो बी पार्ट में हमको निकालना है कि एक सेल है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल का ईएमएफ दे रखा है 1.9 वोल्ट और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है कितना दे रखा है 380 ओम, ठीक है। और उसमें से कितना मैक्सिमम करंट ड्रॉ किया जाता है। तो मैक्सिमम करंट ड्रॉ करने के लिए हम इसको ऐसे जोड़ देंगे बिना किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। मतलब सर्किट के अंदर जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा करंट होगा। और वही पूछा उसने पूछा क्या है कि इसमें से कितना मैक्सिमम करंट निकाला जा सकता है। तो इस सेल में से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम करंट तभी निकाला जा सकता है जब इस सर्किट का रेजिस्टेंस मिनिमम हो, ठीक है। मिनिमम का मतलब अब देखो जो सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस तो इतना है 380 ओम, इससे कम तो नहीं हो सकता ना पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, क्योंकि ये तो सेल का ही पार्ट है, ये तो आप अलग नहीं कर सकते, ये हटा ही नहीं सकते आप, ये सेल के अंदर ही है रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के अंदर ही होता है। लेकिन आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जीरो कर सकते हो, ठीक है। तो उसका मतलब मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ये 380 ओम ही होगा। तो इसमें क्या बोल सकते हैं, इसमें ओम्स लॉ लगा लेंगे 1.9 इक्वल टू आई इंटू आर 380। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 1.9 अपॉन 380। तो ये आ जाएगा हमारा 0.005 एम्पेयर। तो काफ़ी कम करंट आया है हमारा इस सर्किट के अंदर। ये मैक्सिमम करंट है जो कि इस सेल से आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब उसने एक और चीज़ बोली है, पूछी है, कुड द सेल ड्राइव द स्टार्टिंग मोटर ऑफ अ कार। क्या इस सेल से आप एक गाड़ी की मोटर को स्टार्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि इतना कम करंट है ये। आमतौर पे क्या होता है, जो गाड़ी की जो मोटर्स होती है उसमें करंट काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है, 100 एम्पेयर 50 एम्पेयर इतना तो कम से कम चाहिए। और तो 0.005 है ये, 0.005 एम्पेयर इतने करंट से कुछ भी डेली लाइफ में कुछ भी स्टार्ट नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसमें बोल देंगे नो, द मोटर ऑफ अ कार can't be started using this cell because the current drawn from the cell इज वेरी लो, ठीक है। आमतौर पे जो करंट चाहिए होता है वो 50 60 70 100 के आसपास चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो करंट है ये बहुत कम है, तो इस वजह से गाड़ी की जो मोटर है वो स्टार्ट नहीं हो पाएगी, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है two wires of equal length, one of aluminium and the other of copper, have the same resistance. Which of the two wires is lighter? अच्छा, तो अब ये बोल रहा है कि दो वायर्स हैं हमारे पास, एक एल्यूमिनियम की है दूसरी कॉपर की है और दोनों का सेम रेजिस्टेंस है। अब पूछ रहा है कि कौन सी वायर हल्की है, ठीक है, किसका मास कम है, मतलब जिसका मास कम होगा वही लाइट होगा, ठीक है। तो वही हल्का होगा, तो वही पूछ रहा है कौन सी वायर हल्की होगी। तो इसमें देख लेते हैं, मतलब हमको मास देखना है, मास का रेशियो निकालना है, मास कंपेयर करना है कि किसका मास ज़्यादा है किसका कम है। जिसका मास कम होगा वो लाइटर होगा। अब रेजिस्टेंस दोनों का सेम है, तो आर एल्यूमिनियम इक्वल टू आर कॉपर बराबर है। और रेजिस्टेंस का हमें पता फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाय ए, ठीक है। तो रो रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इनटू लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन एरिया ऑफ एल्यूमिनियम, ये है इक्वल टू रेजिस्टेंस, इसका भी वही हो जाएगा
रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इनटू लेंथ ऑफ कॉपर अपॉन एरिया ऑफ कॉपर। ठीक है, अब ये रेजिस्टिविटी तो दे रखी है यहाँ पे, इसको रख देंगे हम, ये हो जाएगा 2.63। इसको रहने देते हैं, अभी नहीं रखते, बाद में रखेंगे, वैल्यू बाद में रख देंगे। अभी देख लेते हैं, हमें मास का रेशियो निकालते हो। मास क्या होता है, मास ऑफ एल्यूमिनियम क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम ना, तो मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। द डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इनटू वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम, और इस वॉल्यूम को लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम जो भी है ये इनटू वॉल्यूम कितना होता है, एरिया ऑफ एल्यूमिनियम इनटू लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम। ये बोल सकते हैं एरिया इनटू लेंथ ही तो वॉल्यूम होता है ना। ऐसे ही मास ऑफ कॉपर, ये कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ कॉपर इनटू वॉल्यूम ऑफ कॉपर इक्वल टू डेंसिटी ऑफ कॉपर इनटू एरिया ऑफ कॉपर इनटू लेंथ ऑफ कॉपर। ये हमने कर लिया। अब हमें मास का रेशियो निकालना है। ठीक है, मतलब देख लेंगे किसका मास ज़्यादा है, रेशियो ऐसे निकाल लेते हैं, मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये अगर ज़्यादा आ जाएगा 1 से, इसका मतलब कॉपर की जो वायर है वो भारी है, और अगर 1 से कम आ जाएगा तो कॉपर की वायर हल्की है। ठीक है, तो ये रेशियो पहले निकाल लेते हैं हम। अब देखो ये कितना है, मास ऑफ कॉपर, डेंसिटी ऑफ कॉपर इनटू एरिया ऑफ कॉपर इनटू लेंथ ऑफ कॉपर अपॉन डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इनटू एरिया ऑफ एल्यूमिनियम इनटू लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, अब देखो इसमें लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन, एक मिनट, यहाँ पे हम क्या रेशियो थोड़ा सा निकालते हैं। अब ये लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम को रख देंगे हम, इसका रेशियो। हमें एक चीज़ और दे रखी है कि दोनों की लेंथ बराबर है, यहाँ पे लिखा है 2 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, तो लेंथ बराबर हो गई तो ये दोनों तो कट गए। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी कट जाएगा। ठीक, तो लेंथ ये हो गया, तो लेंथ तो सेम हो गई, कट गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए कॉपर अपॉन ए एल्यूमिनियम, इसका रेशियो निकालेंगे। यहाँ से क्या आएगा, इस वाली इक्वेशन से आ जाएगा ए कॉपर अपॉन ए एल्यूमिनियम, यह आ जाएगा हमारा रो कॉपर अपॉन रो एल्यूमिनियम, यह आ गया। अब इस वाले एरिया के रेशियो को हम यहाँ डाल देंगे, तो मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ एल्यूमिनियम, ये कितना आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ कॉपर अपॉन डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इंटू ए कॉपर अपॉन ए एल्यूमिनियम था, उसका हमने ये डाल देंगे रो कॉपर अपॉन रो एल्यूमिनियम, तो रो कॉपर अपॉन रो एल्यूमिनियम। ठीक है, अब ये रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम ये दे रखा है 2.7 और कॉपर की है 8.9, मतलब डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी जाएगी कॉपर की। रिलेटिव डेंसिटी अगर कुछ दे रखी है, मान लो कि एल्यूमिनियम की रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है 2.7, इसका मतलब उसकी डेंसिटी होगी 2700। पानी की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि यहाँ पे तो रेशियो ही है, तो कोई बात नहीं। ये पता होना चाहिए कि रिलेटिव डेंसिटी अगर 2.7 है तो उसकी एक्चुअल डेंसिटी हो जाएगी 27, उससे 1000 मल्टीप्लाई कर दो तो 2700, और कॉपर की हो जाएगी 8900, तो 8900 अपॉन 2700, ये डेंसिटी का रेशियो हो गया, इनटू रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, वो कितना है 1.72 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 2.63 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, तो ये हम रेशियो निकाल लेंगे, ये आ जाएगा हमारा अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 2.2। अब देखो ये मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ एल्यूमिनियम 2.2 आ रहा है, इसका मतलब
मास ऑफ कॉपर ज़्यादा है तो और मास ऑफ एल्यूमिनियम कम है, तो ऐसे बोल सकते हैं मास ऑफ एल्यूमिनियम लेस देन मास ऑफ कॉपर, हेंस एल्यूमिनियम इज लाइटर। तो वही बताना था हमको कि कौन सा लाइट होगा। एल्यूमिनियम इज मतलब एल्यूमिनियम वायर, ऐसे बोल सकते हैं एल्यूमिनियम वायर इज लाइटर। ठीक है, और आगे उसने कुछ पूछा है, हेंस एक्सप्लेन व्हाई एल्यूमिनियम वायर्स आर प्रिफर्ड फॉर ओवरहेड पावर केबल्स। तो ओवरहेड पावर केबल्स मतलब जो इलेक्ट्रिकल पोल्स होते हैं, खंबे होते हैं जिससे पावर का ट्रांसमिशन होता है, उसमें बड़े बड़े वो पोल्स भी होते हैं 100 मीटर जितने, जो हाई वोल्टेज लाइंस जहाँ से जाती हैं उसमें भी वायर्स लगती हैं, और जो हमारा नॉर्मल 20-25 मीटर का जो खंबा होता है उसमें भी, हमारे घर के पास जो खंबे होते हैं उसमें भी वायर्स जाती हैं। तो वो वायर्स बनती हैं एल्यूमिनियम की, ठीक है, क्योंकि वो हल्की होती हैं, जिससे कि हल्की होंगी तो जो लोड पड़ेगा खंभों के ऊपर वो कम पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से हम एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं। अगर हम कॉपर को यूज़ करेंगे, हालांकि देखो कॉपर जो है वो अच्छा कंडक्टर है एल्यूमिनियम से, लेकिन हम उसको इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि वो भारी होता है, जिससे कि उसका लोड बढ़ जाता है, उसका वेट बढ़ जाएगा तो उसको संभालना ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए फिर मोटे खंभे चाहिए, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसीलिए हम एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें देखनी होती है, सिर्फ कंडक्टिविटी एक फैक्टर नहीं है। ये जो कॉपर है ये तो अच्छा कंडक्टर है, लेकिन वो भारी भी है, तो हमें सारी चीज़ें देख के, मतलब हर चीज़ इकोनॉमी देख के, उसकी कॉस्ट और उसका वेट, तो टोटल जो ट्रांसमिशन में या उस खंभों को बनाने में जितने पैसे लगते हैं, वो सारी चीज़ें अगर काउंट करें तो ये हमें सस्ता पड़ता है एल्यूमिनियम की तारें बनाना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 17th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस ऑन अ रजिस्टर मेड ऑफ अलॉय मैंगनीन। मैंगनीन का अलॉय है, ठीक है, उससे हमने रजिस्टर बनाया, और उसने कुछ एक टेबल दे रखी है, यहाँ पे करंट है, वोल्टेज है, और ऐसे कुछ वैल्यूज़ हैं कि मतलब इतना वोल्टेज लगाया तो इतना करंट मिला, इतना वोल्टेज लगाया तो इतना करंट मिला, ऐसे करके बहुत सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं। और उसने पूछा है कि क्या कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हो इस टेबल से। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, हम क्या करेंगे, पहले ओम्स लॉ लगाएंगे, देखते हैं ओम्स लॉ इस पर लगता है कि नहीं लगता। ठीक है, ओम्स लॉ लगने के लिए ओम्स लॉ क्या बोलता है कि जो वोल्टेज है दैट इज शुड बी प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, इसका मतलब अगर इसको हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो V इक्वल टू आई आर, तो R की वैल्यू जो है, R कांस्टेंट होना चाहिए। अगर किसी का रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो मतलब उसका, उसके ऊपर ओम्स लॉ वैलिड है, तो R इक्वल टू V बाय आई। तो हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि क्या ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो ठीक है, इसमें क्या करेंगे V बाय आई, तो V बाय आई करते रहेंगे, हर वैल्यू के लिए V बाय आई निकालते हैं। तो सारी ऑब्जर्वेशंस के लिए हम V बाय आई का रेशियो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एक और टेबल बना लेते हैं V बाय आई। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एक लाइन भी खींच लेते हैं। तो इस वाले के लिए आएगा हमारा 19.7। ठीक है, V बाय आई का रेशियो निकाल रहे हैं, मतलब ये वाला V 3.94 डिवाइडेड बाई 0.2। तो ऐसे ही इस वाली ऑब्जर्वेशन के लिए निकाल लेंगे 19.675। अगली वाली में क्या आएगा 19.67, ऐसे ही निकालते रहेंगे 19.625, 19.7, फिर 19.7, और यहाँ पे भी V बाय आई का रेशियो निकाल लेते हैं 19.73, और फिर आएगा 19.7, फिर 19.72, फिर 19.75,
फिर 19.74, फिर 19.75। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे हम देख सकते हैं जो रेजिस्टेंस है वो क्या आ रहा है, 19.7 के आसपास आ रहा है। ठीक है, 19.7 के काफ़ी क्लोज है मतलब। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है, मतलब रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट आ रहा है तो ग्राफ कैसे बनेगा इन दोनों के बीच में, V और I के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बोल सकते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू I बोल सकते हैं, क्योंकि R जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो यहां से ऐसी वैल्यू आएगी, मतलब ऐसा ग्राफ बन जाएगा। क्योंकि R की वैल्यू कांस्टेंट है तो इससे हम बोल सकते हैं जो V है वो I के प्रोपोर्शनल होगा और V और I के बीच में एक लीनियर ग्राफ बनेगा। और जब लीनियर ग्राफ बनता है तो ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, द रेजिस्टेंस विल फॉलो, रेजिस्टर फॉलोज ओम्स लॉ। ठीक है, ये है। और दूसरी चीजें बोल सकते हैं रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो एक चीज और है यहाँ पे, जब हम वोल्टेज बढ़ाते रहेंगे करंट बढ़ता रहेगा, तो करंट अगर पास कर रहा है किसी रजिस्टर से तो वो गर्म भी तो होगा। ठीक है, किसी भी रजिस्टर से करंट पास कर रहा है तो वो गर्म होगा। अब देखो करंट पहले कितना था, 0.2 कम था, धीरे धीरे आपने बढ़ा दिया, यहाँ पे पहुंच गया मैक्सिमम कितना करंट है, 8 एम्पियर। तो I²R जो पावर डिसिपेशन होता है, हीट डिसिपेशन थ्रू अ रजिस्टर, वो तो बढ़ जाएगा ना बहुत ज़्यादा। यहाँ पे कम था हीट डिसिपेशन, यहाँ पे ज़्यादा है, तो मतलब टेम्परेचर भी तो उसका चेंज हो जाएगा काफ़ी, वो गर्म हो जाएगा। जब उसमें से करंट ज़्यादा पास करेगा तो ज़्यादा गर्म हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर होने के बावजूद उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये बोल सकते हैं हम कि रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा। वैसे हालांकि वो करता है, हमने पढ़ा है कि कंडक्टर्स के लिए फॉर्मूला होता है ना, रो इक्वल टू रो नॉट 1 + ब्रैकेट में 1 + अल्फा डेल्टा टी। वो जो रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, कैसे कैसे कंडक्टर के लिए। लेकिन ये जो अलॉय है मैग्नेनिन, इसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर के पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करती। ऐसे कह लो कि रेजिस्टिविटी लगभग कांस्टेंट रहती है। ठीक है, क्योंकि इसका अल्फा बहुत कम होता है। ठीक, तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। ठीक है, और दूसरा ये कि ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ये कंक्लूजन हम बता सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 18th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 4 पार्ट्स हैं, तो ए पार्ट देख लेते हैं क्या बोल रहा है। स्टेडी करंट फ्लोज इन अ मेटेलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, विच ऑफ दिस क्वांटिटीज इज कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड या ड्रिफ्ट स्पीड। मतलब ये बोल रहा है कि ए पार्ट के अंदर एक कंडक्टर है जिसका एरिया चेंज हो रहा है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का। मतलब ऐसा कुछ कंडक्टर है कि जिसका एरिया चेंज हो रहा है। ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा एरिया, यहाँ पे कम एरिया है, और उसके अंदर ये बैटरी से जोड़ रखा होगा तो उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा। तो अब ये बोल रहा है कि कौन सी क्वांटिटी, इनमें से कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी। तो ये दे रखा है क्या करंट कांस्टेंट रहेगा, करंट को तो कांस्टेंट ही रहेगा। देखो यहाँ पे एरिया चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, जो करंट यहाँ पे घुस रहा है, एक एलिमेंट मान लेते हैं, यहाँ पे कुछ मान लेते हैं कि एक एलिमेंट ये है हम आपका, तो इससे जो करंट पास करेगा वही करंट यहाँ पे जो एक एलिमेंट लोगे आप, छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, उससे पास करेगा। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं सब सीरीज में लगे हुए हैं। कंडक्टर को आप ऐसे समझ लो कि छोटे छोटे एलिमेंट्स में तोड़ दो, तो सारे एलिमेंट सीरीज में, तो करंट जो है सबसे सेम पास करेगा, तो करंट तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसमें एक तो ये हो गया कि
करंट। दूसरा करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट डेंसिटी होती है J इक्वल टू करंट अपॉन एरिया। अब देखो एरिया जो है वो चेंज हो रहा है, एरिया यहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे कम है, तो एरिया वेरिएबल है, एरिया चेंज हो रहा है, तो करंट डेंसिटी भी चेंज होने लग जाएगी, करंट डेंसिटी भी वेरिएबल हो जाएगी, तो J तो कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि J वेरिएबल है। अब आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट स्पीड पूछा उसने। अब हमें पता है कि एक करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू एन ई ए वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है इसमें, तो वी डी को लिख सकते हैं हम यहाँ पे I अपॉन एन ई ए। अब यहाँ पे देखो I तो कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, n क्या चीज़ है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और E क्या चीज़ है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये सारी चीज़ें कांस्टेंट होती हैं फॉर अ कंडक्टर। यहाँ पे सिर्फ एरिया है जो चेंज हो रहा है। अब एरिया चेंज होगा तो VD भी चेंज हो जाएगा, तो J जो है J वेरिएबल है तो VD भी वेरिएबल होगा। J वेरिएबल हमने देख लिया, VD भी वेरिएबल होगा क्योंकि वो एरिया पे डिपेंड कर रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक VD का एक और फॉर्मूला होता है, ये होता है ई टाउ बाय एम। अब यहाँ पे क्या है? E तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो कांस्टेंट रहेगा, ये टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन स्टेडी स्टेट के लिए रिलैक्सेशन टाइम वो भी कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर अगर उसका कांस्टेंट है तो ये टाउ भी कांस्टेंट रहेगा। अब जो m है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे बचा सिर्फ E और VD। तो अगर VD क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, तो E भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीन फॉर्मूले से हमने देख लिया कि करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तीनों चीज़ें वेरिएबल होंगी। तो फिर कांस्टेंट क्या होगा? सिर्फ करंट होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं ओनली करंट विल बी कांस्टेंट। ठीक है, बाकी सारी चीजें वेरिएबल रहेंगी। तो ये हमने देख लिया पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं इसका। इसमें बोल रहा है बी पार्ट में, इज ओम्स लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल फॉर ऑल कंडक्टिंग एलिमेंट्स? इफ नॉट, गिव एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट्स विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। मतलब क्या ओम्स लॉ सबके लिए एप्लीकेबल है जहाँ पे भी कंडक्शन होता है, कंडक्टिंग एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है क्या? ये तो सीधा हमने पढ़ रखा है, ऐसा नहीं होता। ओम्स लॉ कहीं कहीं पे वैलिड नहीं भी होता, करंट फ्लो करता है, ठीक है, रेजिस्टेंस भी होता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी लगा के रखते हैं, लेकिन ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता। तो ऐसे भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसमें ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता, कंडक्टिंग एलिमेंट्स, जैसे कि, और उसने पूछा है इफ नॉट, गिव एग्जाम्पल। एग्जाम्पल भी देने जहाँ पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता, तो सबसे सही एग्जाम्पल है सेमीकंडक्टर। तो इसमें बोल सकते हैं बी का तो हो जाएगा नो ओम्स लॉ is not universally applicable for all conducting elements। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल क्या है? सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर डायोड बोल सकते हैं। अबे डायोड आपके अभी आपने पढ़ा नहीं है, तो ये हम जब हम सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे डायोड क्या होता है। लेकिन आप इतना समझ लीजिए, हमने एग्जाम्पल करे हैं, हमने ग्राफ भी देखा था कि सेमीकंडक्टर के लिए जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता, ठीक है, अगर V की वैल्यू पॉजिटिव है तो अलग तरीके से ग्राफ बनता है, और V की वैल्यू नेगेटिव है तो अलग तरीके से बनता है, तो वो सब हमने देख लिया था। सेमीकंडक्टर डायोड के लिए ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता, तो ये एग्जांपल है इसका। तो बी पार्ट भी हो गया। अब अगला पार्ट देख लेते हैं, सी पार्ट। इसमें बोल रहा है लो वोल्टेज सप्लाई फ्रॉम विच वन नीड्स हाई करंट्स मस्ट हैव वेरी लो इंटरनल रेजिस्टेंस, वाई। मतलब बोल रहा है कि एक सप्लाई है, सप्लाई का मतलब कोई बैटरी होगी, सेल होगा, ठीक है, उसमें से हम हाई करंट निकालना चाहते हैं, कोई निकालना चाहता है हाई करंट ड्रॉ करना चाहता है,
तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। तो ये भी वैसे ही है कि अगर आपके पास कोई सेल है, ठीक है, और आप उसमें से एक हाई करंट ड्रॉ करना चाहते हो, तो आप क्या करो, उसको ऐसे ही तार से जोड़ दो, मैक्सिमम करंट निकाल सकते हो। मैक्सिमम करंट के केस में देखो आई मान लेते हैं, ई और ये आर। तो अगर किसी को हाई करंट निकालना है तो सीधा तार से जोड़ दे इसके टर्मिनल्स को। अगर आप बाहर का कोई यहाँ का कोई रेजिस्टेंस भी मानते हो, मान लो आर, ठीक है, तो इसमें करंट क्या होगा, आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। आर की वैल्यू मान लो बहुत कम है, आर कम क्या, जीरो भी मान सकते हो। आर एज्यूम इफ आर इक्वल टू जीरो, अगर किसी को हाई रेजिस्टेंस बोला ना, किसी को हाई करंट निकालना है, तो हाई करंट निकालने के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जीरो कर सकते हो ना आप। ये सीधा इसके बैटरी के जो टर्मिनल्स है इसको तारों से जोड़ दो बिना किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के। तो इफ आर इक्वल टू जीरो तो आई की वैल्यू ई बाय आर हो जाएगी। तो अगर ज़्यादा करंट निकालना है, मैक्सिमम करंट निकालना है, तो फिर जो स्मॉल आर है वो कम होना चाहिए। आर मस्ट बी लो टू गेट हाई करंट, ठीक है, ये चीज़ है। अगर हाई करंट चाहिए तो आर की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा सी पार्ट। अब देखते हैं कि डी पार्ट देखते हैं। इसमें बोल रहा है अ हाई टेंशन सप्लाई ऑफ से 6 किलो वोल्ट मस्ट हैव अ वेरी लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस वाई। मतलब अगर कोई ऐसी सप्लाई है, एक सप्लाई मतलब कोई बैटरी है, कुछ है, बैटरी उसका बोल रहा है कि उसकी वोल्टेज 6000 वोल्ट की बैटरी समझ लो। बोल रहा है कि उसका रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। क्यों होना चाहिए ज़्यादा, ये पूछ रहा है। अब देखो, अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई हमारे पास बैटरी है जिसका ईएमएफ ये ऐसे, ईएमएफ मान लेते हैं कि कितना दे रखा है, 6000 वोल्ट, 6000, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पे, अगर मान लो सप्लाई ऐसी पड़ी हुई है और किसी ने उसके तारों को जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया तार, तो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। तो मैक्सिमम करंट कितना होगा, ये करंट हो जाएगा ई बाय 6000 अपॉन आर। अब मान लो आर की वैल्यू आमतौर पे क्या होती है, 1 ओम 2 ओम। अगर ऐसा कुछ होगा तो करंट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये अपनी ही सप्लाई को डैमेज कर सकता है कि सप्लाई के अंदर से करंट कितना फ्लो करेगा, बहुत ज़्यादा, और सप्लाई के अंदर से करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करेगा तो आई स्क्वायर आर वाला जो हीट डिसिपेशन है, पावर डिसिपेशन, वो भी ज़्यादा होगा। अब वो ज़्यादा होगा तो उस वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है और उसको ख़राब भी हो सकता है, ठीक है, सप्लाई जल सकती है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, जब हाई वोल्टेज सप्लाई होती है, जैसे 6000 वोल्ट की है, तो उसके साथ जो स्मॉल आर है उसको भी ज़्यादा कर देते हैं ताकि जो करंट है वो बहुत ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। गलती से कभी ऐसा हो जाए किसी ने ये तार को जोड़ दिया, इसको बोलते हैं शॉर्ट करना। जब भी हम ये जो सप्लाई है इसको ऐसे जोड़ते हैं ना, इसको बोलते हैं शॉर्ट करना। शॉर्ट करना मतलब सीधा तार से जोड़ दो। यहाँ से जो ये सप्लाई का जो एक टर्मिनल है उसको दूसरे टर्मिनल से सीधा एक वायर से जोड़ दो, तो क्या होगा, उसको बोलते हैं शॉर्टिंग हो गई, शॉर्ट, ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ नहीं आया। तो ऐसे केस में कभी कभी गलती से किसी ने ऐसे जोड़ दिया, कभी कुछ हो गया है, शॉर्ट हो गया है, गलती से कहीं तार लग गई, कहीं चिपक गई, तो जो करंट है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा हो जाएगा तो ये सप्लाई ही ख़राब हो जाएगी। और ये 6000 वोल्ट की सप्लाई काफ़ी महंगी भी आती है, तो ये ख़राब नहीं होनी चाहिए। इस वजह से क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं कि जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा रखें हम। ज़्यादा इसलिए रखें ताकि जो करंट है, इन शॉर्टिंग के केस में करंट जो है बहुत ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है, कम रहे करंट, जिसकी वजह से जो हीट पावर डिसिपेशन है, हीट लॉस है, जो टेम्परेचर बढ़ेगा उसका वो ज़्यादा ना बढ़ जाए, ठीक, कम रहे।
टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ख़राब हो सकती है सप्लाई, ठीक है। इस वजह से हम स्मॉल आर की वैल्यू को ज़्यादा रखते हैं। ऐसे लिख लेते हैं कि आर मस्ट बी हाई, R must be high to get high shorting current। शॉर्टिंग बोल देते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट भी बोल देते हैं, ठीक है। हाई शॉर्टिंग करंट, सॉरी लो, R must be high to get लो, सॉरी कम होना चाहिए ना करंट, लो शॉर्टिंग करंट, सो दैट ऐसे लिख लेते हैं, लो शॉर्टिंग करंट टू सेव, नहीं ऐसे लिखते हैं, सप्लाई फ्रॉम डैमेज, ठीक है। करंट जो है उसमें से कम होना चाहिए इन केस ऑफ शॉर्टिंग, जिससे कि वो सप्लाई डैमेज ना हो जाए, बस यही रीज़न है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, और तो बस यही पूछा था। अब आगे बढ़ते हैं, 19th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी 4 पार्ट्स हैं और बोल रहा है कि चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। तो हमें ये जो ब्रैकेट में दे रखा है ग्रेटर, लेस, लोअर, हायर, इन सब में से ये बताना है कि कौन सा सही रहेगा इस सेंटेंस, इस स्टेटमेंट के लिए। तो पहले पार्ट में, ए पार्ट में बोल रहा है अलॉयज ऑफ मेटल्स यूजुअली हैव ग्रेटर या लेस रेजिस्टिविटी देन दैट ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट मेटल्स। मतलब अलॉयज जो होते हैं वो मेटल, 2-3 मेटल के से बनते हैं मिला के, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, ये नाइक्रोम, नाइक्रोम एक अलॉय है जो कि जिसमें एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, ये सब होता है, ठीक है। तो ये नाइक्रोम ऐसे बोल सकते हैं, नाइक्रोम, निकल, कोबाल्ट, सॉरी वो तो आल्निको का होता है। नाइक्रोम बनता है हमारा निकल और क्रोमियम, सिंपल 2 चीज़ से, निकल प्लस क्रोमियम, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो अलॉयज है उनकी रेजिस्टिविटी देखनी है हमको कि ज़्यादा होती है कंस्टिट्यूएंट मेटल से या कम होती है। तो इनकी हम वैल्यू टेबल से देख लेंगे तो हमें पता चलता है कि क्रोमियम, सॉरी नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी होती है, इसकी रेजिस्टिविटी होती है 7 × 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है। सॉरी ये वाली रेजिस्टिविटी निकल की होती है, ये रेजिस्टिविटी यहाँ से हटा देते हैं इसको हम। निकल की रेजिस्टिविटी होती है 7 × 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है। और नाइक्रोम की होती है 1.1 × 10⁻⁻6 ओम मीटर। और ऐसे ही क्रोमियम की होती है 12.9 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। अब देखो ये वैल्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो बोल रहा है अलॉयज ऑफ मेटल यूजुअली हैव ग्रेटर और लेस, जो अलॉयज हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो देखो काफ़ी ज़्यादा है इससे, ठीक है, वो 100 टाइम्स है लगभग। तो इनकी ज़्यादा होती है, ये हमने देख लिया डाटा से। आप कोई भी डाटा उठा सकते हो, आप एक अलॉय ले लो, ठीक है, उसके कंस्टिट्यूएंट्स ले लो, उन सब की रेजिस्टिविटी देख लो, तो आपको पता चलेगा जो अलॉय है उसकी रेजिस्टिविटी उनके कंस्टिट्यूएंट से ज़्यादा ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर। तो ऐसे बोलेंगे कि हम कि अलॉयज, ये पहला इसका ऑप्शन आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ग्रेटर
alloys of metal usually have greater resistivity. यहां से पता चल रहा है alloys have greater resistivity than that of their constituent metals. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट। बी पार्ट देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है alloys usually have much lower / higher temperature coefficients of resistance than pure metals. अब इसमें भी यही सेम एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी। तो बी पार्ट में हम क्या बोलेंगे, यही एग्जांपल ले लेते हैं नाइक्रोम। ठीक है, वैसे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाइक्रोम ये क्या है, निकल प्लस क्रोमियम। तो इसमें जो ये इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, मतलब अल्फा की बात कर रहा है ये, अल्फा ऑफ निकल। ये हम टेबल से इसकी वैल्यू देख लेंगे, 0.4 इंटू 10⁻³ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, और ऐसे ही निकल का भी हम देख लेंगे। ये नाइक्रोम है, नाइक्रोम लिख लेते हैं यहाँ पे, NiC कन्फ्यूजन हो जाएगा नहीं तो, NiC नाइक्रोम। और यहाँ पे अल्फा लिख लेंगे निकल का, वो कितना होता है 0.69 इंटू 10⁻² पर डिग्री सेल्सियस। और ऐसे ही क्रोमियम का लिख लेंगे, वो होता है 0.59 इंटू 10⁻² पर डिग्री सेल्सियस। तो इससे हमें पता चलता है कि जो अल्फा है किसका, अलॉय का, वो इनसे कम है, इसके कंस्टिट्यूएंट से कम हो गया। तो इसमें सिंपल सी ये चीज़ लिख लेते हैं, ये देख के पता चल रहा है। इसमें अलॉयज हैव लोअर अल्फा लिख लेते हैं, चलो लोअर अल्फा। ठीक है, देन प्योर मेटल्स। ये चीज़ है। ठीक, तो ये हमारा बी पार्ट हो गया। अब सी पार्ट देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है द रेजिस्टिविटी ऑफ द एलॉय मैग्नेनिन इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ / इंक्रीजेज रैपिडली विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो ये हमको पता है कि जो एलॉय मैग्नेनिन है इसकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, मतलब ज़्यादा चेंज नहीं होती, तो नियरली इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा हमारा, इसमें सीधा लिख सकते हैं हम, ये हम पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम, मैग्नेनिन, ये सब ऐसे अलॉय हैं जिनकी जो रेजिस्टिविटी है वो लगभग कांस्टेंट रहती है टेम्परेचर के साथ। ठीक, तो क्या बोल रहा है इसमें, रेजिस्टिविटी। हाँ, रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय मैग्नेनिन is independent of temperature। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सी पार्ट हो गया। ठीक है, अब डी पार्ट देख लेते हैं। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ टिपिकल इंसुलेटर एग्जाम्पल एम्बर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मेटल बाय अ फैक्टर ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻22/10⁻3। तो देखो ये भी हम टेबल से देख सकते हैं। टेबल में हमारे पास सबकी रेजिस्टिविटी है, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। तो उससे टेबल से हम देख के ये बता सकते हैं कि रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इज रेजिस्टिविटी
of insulator is 10 की पावर 22 times that of conductors, that of for conductors, ठीक है। मतलब वही चीज़ है कि जो रेजिस्टिविटी है वो 10 की पावर 22 टाइम्स ज़्यादा होती है इंसुलेटर की, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन यहाँ पे, और ये लेक्चर हो गया यहाँ पे हम ख़त्म। और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं एडिशनल एक्सरसाइज के वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।